हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं कनिका महाजन और हम देख रहे हैं जजमेंट राइटिंग की पूरी सीरीज को। इस सीरीज में हम अभी तक देख चुके हैं कि चार्ज फ्रेमिंग कैसे किया जाता है और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ज फ्रेमिंग करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और साथ में ही हमने देखा था चार्ज फ्रेमिंग का एक फॉर्मेट। तो आज के लेक्चर में हम लोग चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट देखेंगे और आज हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे चार्जेस को फ्रेम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चार्ज विद वन हेड के केस में, चार्ज विद मोर देन वन हेड के केस में और साथ में प्रीवियस कन्विक्शन के केस में कैसे चार्जेस को फ्रेम किया जाता है। तो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो आता है वो है कोर्ट का नाम। कोर्ट के नाम के बाद हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखते हैं। यूजुअली यहाँ पर ये जो एरिया है वो ब्लैंक रहता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं केस नंबर, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ही चार्ज फ्रेम किया जाता है तो इसलिए क्रिमिनल केस नंबर जो भी रहता है वो लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे स्टेट का नाम और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे अक्यूज्ड का नाम। ठीक है, ये इसी तरीके से हम लोग अपनी पार्टीज को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर। फिर उसके बाद हमारी जो चार्ज फ्रेमिंग है उसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। तो मेन बॉडी में हम लोग पैराग्राफ वाइज लिखते हैं चार्ज फ्रेमिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो आ जाता है हमारा पैराग्राफ, उसमें हम लिखते हैं आई डैश, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम आता है। उसके बाद यहाँ पर अक्यूज्ड का नाम आता है। फिर जो पैराग्राफ नंबर बी होता है उसमें हम लोग उसे हम ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं और पैराग्राफ नंबर सी जो है वो हमेशा सेम रहता है, उसमें हमें यही सब लिखना होता है। उसके बाद आती है डेट, प्लेस, सिग्नेचर आ जाता है जज का और साथ में सील आ जाती है कोर्ट की। अब हम लोग इन पैराग्राफ्स में क्या लिखते हैं वो डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड में। तो ये रहा उसका फॉर्मेट, जो बॉडी का फॉर्मेट रहता है, जिसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ रहता है उसके बीच में हम यूजुअली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का नाम लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रिजाइड कर रहा होगा और वो अगर चार्जेस फ्रेम कर रहे होंगे तो वो अपना नाम लिखेंगे। अगर सेशन जजेस होंगे तो सेशन जज अपना नाम लिखेंगे और उसके आगे यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जगह पे आ जाएगा सेशन जज। फिर आ जाता है चार्ज यू अक्यूज, तो अक्यूज का नाम लिखा जाता है और उसके फादर का नाम लिखा जाता है, दैट इज सन ऑफ करके। फिर उसके बाद जब पैराग्राफ वन कंप्लीट हो जाता है, पैराग्राफ टू में हमारी मेन बॉडी आती है हमारे चार्जेस की, जिसमें हम लोग बताते हैं अक्यूज को किस दिन, किस तारीख को, किस टाइम पर और क्या चार्ज है जो फ्रेम हुआ है हमारे अक्यूज के ऊपर, ताकि हमारे अक्यूज को आराम से पता चल सके कि उसने क्या किया था और उसके खिलाफ कौन से चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ताकि वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके। तो अब हम इधर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने वॉलेंटरी किसी अदर पर्सन को, मतलब हमारे कंप्लेनेंट को, इंजरी कॉज की हो, तो उस केस में हम लोग कैसे चार्जेस को फ्रेम करेंगे। तो उस केस में जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें पहले तो जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इस केस में संज्ञान ले सकते हैं, तो उनका आ जाएगा कि आई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चार्ज यू अक्यूज्ड पर्सन का नाम, लेट्स से अक्यूज्ड का नाम यहाँ पर ए है और सन ऑफ जो भी होगा वो सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट में यू अक्यूज्ड पर्सन ऑन सच डेट, अब जो डेट है वो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है और टाइम भी। फिर वॉलेंटरी कॉज इंजरी, तो जैसे कि इस केस में हमने वॉलेंटरी कॉजिंग इंजरी का एग्जांपल लिया था, तो हम यहाँ पर उसके एसेंशियल्स जो होते हैं वो लिख देंगे कि जैसे वॉलेंटरी कॉज्ड इंजरी किसको, कंप्लेनेंट को, और को तो कंप्लेनेंट का यहाँ पर नाम आएगा, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब जब भी हम लोग ग्रीवियस हर्ट हर्ट या फिर वॉलेंटरी कॉजिंग इंजरी ये सब केसेस के साथ डील करते हैं, तो हम लोगों को इंजरी का नेचर और साथ में इंजरी किस ऑब्जेक्ट से कॉज की गई है वो भी हमें लिखना होता है। तो लेट्स से यहाँ पर वॉलेंटरी कॉज करी है उसने इंजरी यूजिंग सम लाठी, कोई लाठी के साथ उसने इंजरी कॉज की है तो हम लाठी लिख सकते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अभी मैं आपको विदाउट क्वेश्चन सिर्फ एक एग्जांपल लेकर आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि बेसिकली चार्ज फ्रेमिंग की कैसे जाती है। एंड देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस, अब जैसे हमने उसके ऑफेंस के पूरे एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दिया, अब उसके बाद हमें यहाँ पर पूरी सेक्शन का नाम लिखना होता है कि अब उसके, और हमने अब ऑफेंस, अब जैसे हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए उस ऑफेंस के, तो अब हमें बताना होता है कि उस ऑफेंस को हम कहते क्या है, आईपीसी में वो कहाँ पर प्रोवाइडेड है, उस सेक्शन का नाम हमें यहाँ लिखना होता है। और अगर
आईपीसी के किसी सेक्शन के तहत वो पनिशेबल नहीं है, और अगर वो किसी और लॉ के तहत पनिशेबल है तो हम उस लॉ के सेक्शन और उस लॉ को यहाँ मेंशन करते हैं विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड, और फिर हम लोग ये विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड ये लिखते हैं, जो कि कॉमन रहता है हर एक केस में। हम लोगों का जो डिफर करता है पार्ट हमारे चार्ज फ्रेमिंग के केस में, वो होता है एक तो इंजरी, दूसरा अक्यूज्ड का नाम, साथ में कोर्ट का नाम भी उसी हिसाब से वेरी करेगा कि कौन सा कोर्ट किस केस में कॉग्निजेंस ले सकता है उस हिसाब से। तो जो मेन चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं कि जो सब केस में कॉमन रहेगा वो है कि पैराग्राफ 1 में हम लोग देखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम, और उसी के साथ हम लिखते हैं यहाँ पर अक्यूज्ड का नाम। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग डेट, टाइम और क्या इंजरी कॉज की गई है, ऑफेंस की नेचर क्या है, और साथ में वो ऑफेंस कहाँ पनिशेबल है, वो सब कुछ हम लिखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। और क्या चार्ज फ्रेम किया गया है किस सेक्शन के तहत, वो भी हम पैराग्राफ 2 में लिखते हैं। और पैराग्राफ 3 जो है वो एक कॉमन पैराग्राफ है जो हर बार सेम रहता है, दैट इज एंड आई हियर बाय डायरेक्ट यू टू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द सेड चार्ज। ठीक है, ये रहता है चार्ज फ्रेमिंग की पूरी बॉडी। अब चलते हैं आगे। आई होप आपको चार्ज फ्रेमिंग की पूरी बॉडी समझ आ गई होगी। अब हम लोग सेक्शन 294 के केस में कैसे चार्जेस फ्रेम करेंगे उसे देखते हैं कि कैसे इस केस में चार्ज फ्रेम किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल कोई केस ऐसा रहता है कि जिसमें एक पर्सन है जिसने सेक्शन 294 के अंदर कोई ऑफेंस किया है, तो जब भी हमें देखना है क्वेश्चन पढ़कर कि ये ऑफेंस क्या है, हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हम उस क्वेश्चन में उसके एलिमेंट्स को निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमें जैसे यहाँ पर सेक्शन 294 के तहत जो है वो चार्जेस फ्रेम करने हैं, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले सेक्शन 294 के एसेंशियल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 294 है वो बात करता है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स के। तो सबसे पहले जो इसका एसेंशियल रहता है दैट इज हूएवर टू द अनॉयंस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जो एसेंशियल रहता है वो ये है कि हमें इस केस में अनॉयंस हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिसने अनॉयंस की है उसने अनॉयंस किस तरीके से की होनी चाहिए, ऑब्सीन एक्ट कर कर या फिर कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर कर जो फिल्थी नेचर के हो, गलत नेचर के हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एसेंशियल उसका देखते हैं कि वो सब जो उसने बोला है, जो उसने एक्ट किया है, जो ऑब्सीन नेचर का है और उसकी वजह से जो अनॉयंस हुई है किसी भी पर्सन को, वो किसी या तो पब्लिक प्लेस में हुई होनी चाहिए या फिर किसी पब्लिक प्लेस के साथ ही, मतलब नियर अ पब्लिक प्लेस हुई होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है और ए पर्सन का पड़ोसी जो कि बी पर्सन है, वो क्या करता है, बी पर्सन ए को अनॉयंस करता है, ए को गाली गलौज करता है, गलत उलट पुलट शब्द बोलता है। ये ए अपने घर में होता है और बी अपने घर में होता है। अब बी अपने घर से चिल्ला चिल्ला कर ए को गालियां दे रहा होता है, जबकि अब बी अपने घर में है, तो क्या वो पब्लिक प्लेस हुई? नहीं। लेकिन ए और बी के घर के बीच में गली पड़ती है, तो ए जैसे कि नेबर है बी का और बी खुलेआम शोर मचा रहा है पब्लिक प्लेस के नियर बाय, तब भी जाकर ये जो सेक्शन है ये बी पर लग सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जैसे इस केस में ए और बी दोनों नेबर्स होते हैं, और इस केस में जो बी पर्सन है वो ए को अनॉय करता है, ऑब्सीन गलत उलट पुलट शब्द बोलकर, गंदे शब्द बोलकर, जो कि अपने घर से ही चिल्लाकर बोल रहा होता है ए को। तो अब ए और बी के घर के बीच में एक गली पड़ती है, उस गली को हम पब्लिक प्लेस मानते हैं, तो नियर अ पब्लिक प्लेस जैसे कि बी जो है वो चिल्ला कर ए को गलत उलट पुलट ऑब्सीन शब्द बोल रहा होता है, तो इसलिए माना जा रहा है यहाँ पर जो ए है उसने अनोयंस की है ऑब्सीन वर्ड्स को बोलकर ए को, कहां पर, नियर अ पब्लिक प्लेस। तो अब अगर हमें बी के खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम करना होगा तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस केस में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोर्ट का नाम लिखेंगे। तो जैसे कि कोर्ट यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा, दैट इज फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो यहाँ पर हम कोर्ट का नाम लिख देंगे। अब मान लीजिए ये जो घटना थी ये घटी थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर JNK हम लिख देंगे, मतलब यहाँ पर उस स्टेट का नाम आएगा जिस भी स्टेट का क्वेश्चन आपको मिला हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम स्टेट करते हैं, जो कि हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें दिया नहीं होता, तो ब्लैंक छोड़ना सबसे सेफ रहता है, यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं कटते। नेक्स्ट आ जाएगा क्रिमिनल केस नंबर।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे कि स्टेट कौन सी पार्टी है, प्रोसिक्यूशन। फिर उसके बाद वर्सेस आ जाएगा और अक्यूज की इंट्रोडक्शन आएगी और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे अक्यूज। उसके बाद हमारी मेन बॉडी जो है अक्यूज की, मेन बॉडी जो है चार्ज फ्रेमिंग की स्टार्ट होती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1, जिसमें हम लिख देंगे आई। यहाँ पर प्लेस हम लोग डायरेक्ट खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम होता नहीं है, गलती से भी आप अपना नाम नहीं लिख के आएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हेयर बाय चार्ज यू ए। अब यहाँ पर ए हमारा अक्यूज है तो अक्यूज का नाम यहाँ पर आ जाएगा एज फॉलोज। अब कैसे हम चार्ज करेंगे वो देखते हैं। दैट यू अक्यूज पर्सन, अब यहाँ पर अक्यूज पर्सन का नाम आ जाएगा या फिर हम लिख देंगे दैट यू अक्यूज पर्सन ऑन और अबाउट डेट। अब जैसे यहाँ पर तो हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर में डेट होगी कि ये किस दिन ऑफेंस कमिट हुआ था, तो यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। डेट आने के बाद यहाँ पर टाइम भी दिया गया होगा आपको क्वेश्चन पेपर में, वो टाइम आप लिख देंगे और प्लेस भी आपको बताई गई होगी क्वेश्चन पेपर में, आप वो प्लेस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग बताएंगे ऑफेंस की नेचर, कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। तो कमिटेड एन एक्ट ऑफ अनोयंस, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट वाइज हम लोग पूरी जो भी एसेंशियल्स होते हैं हमारे उस चार्ज के ऑफेंस के, वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या आपने कमिट किया और किसके बेसिस पे हम लोग आप पे ये चार्ज लगा रहे हैं। तो इस केस में जैसे हमने अनोयंस का एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ पर लिख देंगे एक्ट ऑफ अनोयंस। कैसे? बाय अटरिंग फिल्थी वर्ड्स, कहां पर? नियर अ पब्लिक प्लेस टू द कंप्लेनेंट। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट का नाम लिखा जाता है कि जैसे इस केस में हम लोगों ने बी लिया था एज अ कंप्लेनेंट, तो यहाँ पर हम कंप्लेनेंट की जगह बी लिख देंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। एंड देयर बाय यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, और जो सेक्शन के तहत हम लोग उस पर चार्ज लगा रहे हैं वो सेक्शन हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड जो है ये कॉमन रहता है हर एक चार्ज के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर सी आ जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे एंड आई हेयर बाय। आई यहाँ पर कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी चार्ज फ्रेम कर रहा है। hereby direct you to be tried by this court on the said charge। ये जो है पैराग्राफ नंबर सी, ये हर केस में सेम रहता है। अब पैराग्राफ सी के बाद यहाँ पर हमारी जो मेन बॉडी होती है चार्ज की कंप्लीट होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेट, प्लेस लिखनी होती है हमको। फिर यहाँ पर सिग्नेचर आ जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। क्वेश्चन पेपर में आप सिग्नेचर अपने नहीं करके आएंगे। नेक्स्ट सील आ जाएगी कोर्ट की, हम लोग सिर्फ सील ऑफ द कोर्ट लिखकर छोड़ देंगे, यहाँ पर हमें सील बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके बाद जो मेन चीज आती है, हर बार जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो उसके बाद ये जो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार्ज फ्रेम करने के बाद जैसे आप यहाँ पर चार्ज फ्रेम कर देंगे, उसके ही बाद आपने लिखना होता है उसी के नीचे स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, जिसमें आपको हमेशा ये चीज सेम लिखनी होती है, चाहे आप इसे रट्टा लगा लीजिए चाहे आप इसे याद कर लीजिए। आपने हमेशा कोई भी चार्ज फ्रेम करे, चाहे वो विद वन हेड हो, विद मोर देन वन हेड हो, या फिर प्रीवियस कन्विक्शन का कोई चार्ज हो, कभी भी कोई भी चार्ज आप फ्रेम करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज जो है वो साथ लिखी जाएगी हमेशा। उसमें हम क्या लिखते हैं? द चार्ज हैज बीन रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, हम ये चीज बोलने लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं अक्यूज्ड को, दैट वेदर यू अंडरस्टूड व्हाट चार्ज हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट यू। तो मतलब अक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आपको समझ आ गया है क्या आपके खिलाफ किस केस में चार्ज फ्रेम किए गए हैं। और फिर यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ये यूजुअली आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दी जाती, तो आप सिर्फ लाइन छोड़कर भी आ सकते हैं, और अगर दी गई हो तो आप वो लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट, वेदर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो होता है वेदर द अक्यूज प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड ऑन द सेड चार्ज। तो उससे पूछ लिया जाता है अक्यूज से कि क्या वो गिल्टी प्लीड करता है। अगर तो गिल्टी प्लीड करता है तो वहां पर उसका पहले ही इनिशियल स्टेज पे ही उसको जो जजमेंट आती है वो दे दी जाती है। और नेक्स्ट, अगर वो ट्राई करना अच्छा, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे ट्राई करना है, मैं तो नहीं मानता कि मैंने कोई ऑफेंस किया है, तो उस केस में वो क्लेम करता है कि ठीक है मैं ट्राई होना चाहता हूँ, तो यहीं पे उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी जाती है कि उसकी। अगर तो क्वेश्चन पेपर में दी गई हो तो लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई होगी तो हम यहाँ पर सीधा ब्लैंक उसको छोड़कर यहाँ पे डेट, प्लेस, सिग्नेचर, सिग्नेचर की जगह आप अपने सिग्नेचर भूलकर भी नहीं करेंगे, और उसके बाद सील ऑफ द कोर्ट आ जाएगी अगर हम आप आंसर शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर शीट में आप क्या क्या याद रखेंगे?
सबसे पहले खुद से आपने कुछ भी नहीं लिखना है। हमेशा क्वेश्चन पेपर को आप देखकर जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर कभी भी गलती से भी सिग्नेचर की जगह आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जगह पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको इस बेसिक फॉर्मेट से समझ आ चुका होगा कि कैसे आपने ऑफेंस के पहले एसेंशियल्स को देखना होता है और कैसे उन एसेंशियल्स को आपने आगे चलकर लिखना होता है चार्ज फ्रेमिंग करते वक्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ऑफ सिंपल हर्ट, कि वॉलेंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट के केस में कैसे कोई जो है चार्ज फ्रेम होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि कभी कोई वॉलेंटरी कॉज करता है सिंपल हर्ट, तो उसका जो चार्ज होता है वो लगता है अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी। और यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग किस ऑब्जेक्ट के साथ हमने इंजरी कॉज करी है, क्योंकि सेक्शन 323, 324 और 325, ये और साथ में ही 326, ये सारे जो सेक्शंस हैं ये सारे हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इन्हीं सब चीजों से डील करते हैं। और इधर ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट आपने यूज करा है इंजरी कॉज करने के लिए, इंजरी कितनी ग्रेव है, उसके हिसाब से पूरे ऑफेंसेस जो हैं, चार्जेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हम जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना होता है कि आप जो अक्यूज है उसने एक्चुअली में ऑफेंस क्या कॉज करा है और वो किस चार्ज के अंदर आएगा। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस के चार्ज को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले आ जाएगा कोर्ट का नाम, कि जैसे जो सेक्शन 323 है, इस केस में जो कॉग्निजेंस है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेते हैं, तो हमारे पास कोर्ट का नाम उसी हिसाब से आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम, जो हम लोग हमेशा ब्लैंक छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया होता है और आप अपना गलती से भी नहीं लिख के आएंगे। फिर उसके बाद आता है क्रिमिनल केस नंबर। उसके बाद हमारी पार्टीज की इंट्रोडक्शन आ जाती है, कि जैसे हमेशा क्रिमिनल केस में सबसे पहली पार्टी जो प्रोसिक्यूशन साइड से रहती है वो रहती है स्टेट। फिर उसके बाद वर्सेस, वर्सेस लिखने के बाद यहाँ पर हमारे आ जाते हैं एक्यूज का नाम, फादर्स नेम, फिर उसका एज, और उसके बाद उसकी रेजिडेंस। सब कुछ जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया होता है हम वही लिखते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ नंबर ए में आई जेएमएफसी, जो भी कोर्ट रहेगा उस हिसाब से वहां पर जज का नाम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अक्यूज्ड का नाम, तो इस केस में जैसे कि ए है। उसके बाद अब यहाँ पर हम पैराग्राफ बी जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें हम क्या लिखते हैं, दैट यू अक्यूज पर्सन ऑन और अबाउट, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगी कि कहाँ पर जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, और ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होता है। फिर कमिटेड एन एक्ट ऑफ वॉलेंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट टू द कंप्लेनेंट। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी वॉलेंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट टू द कंप्लेनेंट, हमने वॉलेंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट का एग्जांपल दिया था, उसके केस में हम चार्ज फ्रेम कर रहे थे, तो वही सेम चीज यहाँ पर कंप्लेनेंट को बताते हुए लिखेंगे और यहाँ पर अक्यूज को बताते हुए लिखेंगे। और फिर आ जाएगा यहाँ पे कंप्लेनेंट का नाम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी होता है कंप्लेनेंट, बाय मीन्स ऑफ। अब सिंपल हर्ट जो कॉज किया है वॉलेंटरी, वो किसकी, कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है, हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे स्टिक के साथ किया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ स्टिक भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के दिया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में जैसे दिया होगा आप उस हिसाब से लिखेंगे। फिर एंड देयर बाय, अब इसके बाद जैसे हमने बता दिया हमारे अक्यूज को कि आपने क्या काम किया है, क्या ऑफेंस किया है, किसकी मदद से किया है, वो लिखने के बाद हम ऑफेंस का चार्ज बनाते हैं उस सेक्शन के अंडर, जिस सेक्शन के अंडर जो उसने ऑफेंस किया है वो पनिशेबल होता है। तो इस केस में जो वॉलंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट है वो जो पनिशेबल है वो है अंडर सेक्शन 323। तो हम यहाँ पर जिस सेक्शन के अंदर वो ऑफेंस पनिशेबल होता है उस सेक्शन को यहाँ पर लिखकर उस सेक्शन के अंडर चार्ज फ्रेम कर देते हैं। और हम ऐसे जरूर लिखते हैं ऑफ आईपीसी 1860 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, जो हमेशा सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है पैराग्राफ नंबर सी, जिसमें हम लिखते देते हैं एंड आई हियर बाय डायरेक्ट यू टू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द सेड चार्ज, ये हमेशा सेम रहता है। फिर हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज, जो कि बिल्कुल सेम रहती है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो अब कभी अगर कि दो अक्यूज या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अक्यूज मिलकर अगर कोई ऑफेंस करते हैं, तो उस केस में कैसा रहता है चार्ज फ्रेमिंग, वो देखते हैं अब हम।
तो इस केस में जैसे हम लोग चार्ज फ्रेम कर रहे हैं सेक्शन 323 की, जैसे हमने पिछले केस में देखा, तो पिछले केस में एक ही अक्यूज था और उसने वॉलंटरी कॉज की थी सिंपल हर्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस हम ये देख रहे हैं, उस केस में मान लीजिए कि ए और बी दो अक्यूज हैं और इन दोनों ने मिलकर वॉलंटरी किसी को सिंपल हर्ट कॉज किया है और दोनों की कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है। तो अब इस केस में उन दोनों के खिलाफ हम लोग कैसे चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। अब इस केस में हमें जो बातें हैं दो वो याद रखनी है। पहली कि हम लोग या तो उन दोनों अक्यूज के खिलाफ जो है चार्जेस वो हम लोग एक साथ फ्रेम कर सकते हैं एक ही चार्ज में, और दूसरा हम लोग दोनों अक्यूज के खिलाफ अलग अलग से चार्जेस भी हैं जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। वैसे अगर कोर्ट्स को देखा जाए जनरली तो वो अलग अलग से फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले अक्यूज ए के खिलाफ फिर अक्यूज बी के खिलाफ अलग अलग से दो अलग अलग चार्जेस बनेंगे और अलग अलग से चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे सेम ही चार्जेस के अंडर। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही आपके पास इतनी जगह दी गई होती है कुछ स्टेट के एग्जाम्स में जहां पर आप लोग अलग अलग से जो अक्यूज्ड है उनके लिए चार्जेस फ्रेम कर सकें। और अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में यूजुअली जो जजमेंट आती है उसी के अंदर चार्जेस भी फ्रेम करने के लिए कह दिया जाता है, तो उधर आपको ज्यादा स्पेस भी नहीं दी हुई होती। तो इसलिए उधर जब भी कभी ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे कॉमन इंटेंशन यहाँ पे होगा, यहाँ पर सेक्शन 34, 149 इन सब के अंदर आपको चार्जेस फ्रेम करने होंगे एक से ज्यादा एक्यूज के। तो आपको एडवाइजेबल है कि आप लोग एक ही बार में चार्जेस दोनों के खिलाफ फ्रेम कर लें जैसे कि मैंने यहाँ किए हुए हैं। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, एमपी की, जहां पर अलग से एग्जाम होता है जजमेंट राइटिंग का, या फिर जहां पर बोला जाता है चार्ज फ्रेमिंग के लिए अलग से क्वेश्चन आता है और जजमेंट राइटिंग के लिए अलग से क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आप लोगों को अलग अलग से चार्जेस फ्रेम करने होते हैं। बट एडवाइजेबल है कि आप अपने टाइम को देखते हुए, आप अपनी स्टेट को देखते हुए दोनों में से कोई भी एक मेथड अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम लोग एक ही बार में दोनों के उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करते हैं और फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि अलग अलग से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें बताया गया है कि वॉलंटरी कॉज करी है इंजरी दो अक्यूज ने मिलकर, तो सबसे पहले आ जाएगा वही कोर्ट का नाम जो भी कोर्ट उसके केस में संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट क्रिमिनल केस नंबर, फिर हम अपनी पार्टीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब इस केस में दोनों अक्यूज के खिलाफ हो रहा है तो दोनों अक्यूज को यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। अगर एक अक्यूज के नाम पे हो रहा हो तो सिर्फ एक अक्यूज का नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ ए में जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर संज्ञान ले रहे हैं तो उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग अक्यूज का नाम लिखने जाते हैं तो अब इस केस में दोनों अक्यूज का नाम लिखा जाएगा और दोनों अक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम जो है एक ही बार में किए जाएंगे। और पैराग्राफ 2 में हम कैसे लिखेंगे अब, दैट यू अक्यूज्ड पर्संस ऑन और अबाउट, यहाँ पर डेट आ जाएगी जो आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई होगी, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। तो अब इस केस में जहां हम बात कर रहे हैं सेक्शन 34 मतलब कॉमन इंटेंशन की, तो उस केस में क्या एक्स्ट्रा ऐड होता है वो है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों अक्यूज के खिलाफ एक ही चार्ज में चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। नेक्स्ट कमिटेड एन ऑफेंस, तो ऑफेंस को यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या ऑफेंस कमिट किया गया है। जैसे हमने वॉलंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट का एग्जांपल लिया था तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेनेंट का नाम आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर सी है कंप्लेनेंट, बाय मीन्स ऑफ, अब यहाँ पर किस मीन से, कौन सी चीज के साथ, कौन से ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ सिंपल हर्ट कॉज किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम हैमर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हैमर के साथ यहाँ पर अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तो मतलब ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सी सेक्शन के तहत हमने चार्ज फ्रेम किया है वो लिखेंगे। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग बेसिकली जब भी चार्जेस फ्रेम करते हैं कभी भी दो अक्यूज के एक साथ, कभी भी किस केस में जहां पर क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व होती है दोनों की, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब भी कभी कॉमन इंटेंशन इन्वॉल्व होती है एक से ज्यादा अक्यूज की, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो एडिशन होती है वो है कि एक तो दोनों पार्टीज का नाम आ जाता है, दोनों अक्यूज का नाम आ जाता है। दूसरा उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद ईच अदर, और फिर यहाँ पर वैसे ही नॉर्मली जैसे ऑफेंस को बताया जाता है वो बताया जाएगा। और उसके बाद जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पहले तो ऑफेंस कौन सी सेक्शन के तहत किया गया है वो, फिर रेड विद आ जाएगा सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी 18 6। पैराग्राफ सी वही रहता है जो हमेशा रहता है सेम,
आप इसे रट्टा लगा दीजिए। जैसे चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। सिग्नेचर आप कभी नहीं करेंगे अपने, सील आ जाएगी कोर्ट की। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, ये हमेशा सेम रहता है। इस चीज को तो आप बिल्कुल ऐसे कि आंख बंद करके याद कर लीजिए कि जैसे भी चार्ज फ्रेमिंग होगी तो ये चीज आपको लिखनी ही लिखनी है। अब चलते हैं आगे। अब इंडिविजुअली कैसे चार्ज फ्रेम किया जाता है कॉमन इंटेंशन के केस में, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सेम आ जाएगा, कोर्ट का नाम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रिमिनल केस नंबर, उसके बाद स्टेट और अक्यूज्ड हम दोनों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे इस हिसाब से। फिर उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अब जैसे कि हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम लोग ए के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ए का नाम आ जाएगा। ए का नाम आने के बाद हम यहाँ पर पैराग्राफ 1 में अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखेंगे, अक्यूज का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर दैट यू अक्यूज पर्सन ऑन और अबाउट, यहाँ पर डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगी, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। फिर उसके बाद हम लोग वही सेम चीज ऐड करेंगे जो हमने जब हम लोग साथ में चार्ज फ्रेम कर रहे थे ऐड की थी कॉमन इंटेंशन के केस में, दैट इज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद बी। तो यहाँ पर विद बी आएगा, जैसे हमने उधर साथ में लिख रहे थे तो हमने विद ईच अदर लिखा था। अब यहाँ पर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो ए के केस में हम यहाँ बी लिखेंगे, और अगर बी के लिए चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। कमिटेड एन ऑफेंस, ऑफेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लेनेंट का यहाँ नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा जैसे हमने पिछले वाले में लिखा, और सेम तरीके से हम यहाँ पर चार्ज फ्रेम कर देंगे अंडर सेक्शन 323 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी 1860 एंड विद द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड। तो अब यहाँ पर आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मोस्टली जब भी कभी हम लोग सेक्शन 34 के केस में या तो इंडिविजुअली या फिर साथ में कभी भी चार्ज फ्रेम करते हैं अक्यूज के खिलाफ तो कैसे रहता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। फिर वही आ जाएगा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज आ जाएगा, ये भी हमेशा सेम रहती है। अब चार्जेस फ्रेम करेंगे हम मोर देन वन हेड, ठीक है। विद मोर देन वन हेड के लिए हमने यहाँ पर एक सिचुएशन दी है, चलिए इस सिचुएशन को रीड करते हैं, फिर इस सिचुएशन के हिसाब से चार्जेस फ्रेम करेंगे। तो इसमें दिया गया है ए वॉज इन रिलेशनशिप विद सी, बोथ हैव डन द प्रॉमिस टू मैरी विद ईच अदर। अब दोनों के बीच में एक प्रॉमिस था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, और सी एक दिन आती है और ए को इन्फॉर्म करती है कि उसकी शादी कहीं और होने वाली है और वो कहीं और शादी करेगी। लेकिन उसी दौरान जो ए है जब भी ये सुनता है सी के मुंह से तो सी को थ्रेटन करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो तुम्हारा ये जो सुंदर चेहरा है ये कोई और भी नहीं देख पाएगा, और इमिडिएटली वहां से चला जाता है। जो ए है वो क्या करता है, बी के साथ मिलकर 7 दिसंबर 2022 को 3 बजे शाम के आता है और सी के मुंह के ऊपर एसिड फेंक जाता है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है ए के खिलाफ। जब पुलिस ए के घर जाती है तो देखती है कि ए के घर में सेम एसिड की बोतल है जो कि खाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली चार्ज फ्रेम करना है हमको, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट। तो पहले तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो कमिट हुए हैं और किसने किसने वो ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। तो अब अगर हम इस केस को आराम से देखें तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जो ए पर्सन है उसने यहाँ पर इंटिमिडेट किया था, क्रिमिनली इंटिमिडेट किया था सी को, जब उसने यहाँ पर धमकी दी थी और धमकाते हुए उसको बोला था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर रही तो तुम्हारा ये जो सुंदर चेहरा है कभी कोई देख ही नहीं पाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि ए और बी दोनों लोग आए और 7 दिसंबर को उन्होंने 3 बजे कहा बन तालाब के पास क्या किया, जो सी है उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। तो दूसरा जो चार्ज लगेगा यहाँ पर लगेगा एसिड फेंकने वाला, दैट इज अंडर 326A, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज है जो कि दिया गया है हमारे पास सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी में, इसके खिलाफ लगेगा। तो अब नेक्स्ट है जो वो है ऑफ ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, जो हमें दिया गया है सेक्शन 326A में। तो अब इनके एलिमेंट्स तो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके एलिमेंट्स पूरे होने के बाद अगर ये चार्जेस हमें लगाने हैं तो हमें देखना होगा कि ये कौन से चार्जेस किसके खिलाफ लगेंगे। जैसे अब इस केस में देखा जाए तो क्रिमिनली तो इंडिकेट सिर्फ ए ने किया था,
जो ये वाला ऑफेंस है 506 आईपीसी के तहत, वो किसके खिलाफ लगेगा? वो सिर्फ ए के खिलाफ लगेगा। और अगर हम बात करें 326 ए की, तो ये जो चार्ज है ये दोनों के खिलाफ लगेगा, दैट इज ए एंड बी बोथ, क्योंकि ये दोनों आए। और जब ये दोनों कंबाइन होकर इन लोगों ने ये एक्ट कमिट किया, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 34 भी आ जाएगी, दैट इज रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस है वो इन्वॉल्व हुई है इस पूरे चार्ज फ्रेमिंग में। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये हमने कैसे किया। ये रहेगा पूरा फॉर्मेट कि अब इस केस में कैसे चार्ज फ्रेम होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोर्ट का नाम। जैसे कि इस केस में जो संज्ञान है वो सेशन कोर्ट लिखते हैं, सेशन कोर्ट लेते हैं, तो यहाँ पर सेशन कोर्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्रिमिनल केस नंबर लिखेंगे, अपनी पूरी पार्टीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। पार्टीज को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग यहाँ पर चार्जेस फ्रेम करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हम चार्ज इंडिविजुअली कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, कि पहले ए के खिलाफ फिर बी के खिलाफ। तो ए के खिलाफ कैसे चार्ज फ्रेम होंगे पहले हम उसे देखते हैं। तो ए के खिलाफ जैसे हमें पता है कि यहाँ पर ए ने जो है वहां पर क्रिमिनली इंटिमिडेट भी किया था, तो उसके खिलाफ 506 का भी चार्ज लगेगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो ए है वो बी के साथ गया था, उसने एसिड फेंका था सी के ऊपर, तो मतलब उसके खिलाफ 326 ए के अंदर भी चार्ज लगेगा। और जैसे कि वो बी के साथ गया था तो उसके खिलाफ चार्ज जो है कॉमन इंटेंशन का भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो कैसे चार्ज फ्रेम होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जो पैराग्राफ ए आएगा उसके बीच में हम लिख देंगे आई, फिर उसके बाद सेशन जज का नाम, फिर उसके बाद आ जाएगा नेम आएगा अक्यूज्ड का। तो जैसे हम यहाँ पे इंडिविजुअली ए के खिलाफ चार्ज फ्रेम करें तो यहाँ पर ए का नाम आ जाएगा सन ऑफ। तब इस केस में जैसे हमें फादर नेम तो दिया नहीं गया, तो सन ऑफ की जगह पे हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा बी पैराग्राफ। पैराग्राफ बी में अब हम लोग देख रहे हैं चार्जेस विद इन मोर देन वन हेड। ठीक है, तो मोर देन वन हेड में हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चार्ज के साथ डील करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे चार्ज के साथ डील करेंगे। तो जैसे फर्स्टली, ठीक है, फर्स्टली दैट यू अक्यूज पर्सन ऑन और अबाउट डेट। तो जैसे इस केस में डेट दी गई है 7 दिसंबर 2022, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 दिसंबर 2022 एट अराउंड टाइम। और अब यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 बजे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 PM इन प्लेस। अब प्लेस का नाम यहाँ पर जैसे बनतलाब कोई जम्मू में जगह होती है तो वो लिख देंगे हम यहाँ पर बनतालाब। और अब जैसे कि हमने बात की थी कॉमन इंटेंशन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, तो वैसे ही तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, किसके साथ? बी के साथ, कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एसिड अटैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड अटैक जो उसने बी के साथ कॉमन इंटेंशन में जो क्राइम करा था, हम उस क्राइम को, उस ऑफेंस को यहाँ पर पहले बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको कि उसने वॉलेंटरी कॉज करा ग्रीवियस हर्ट बाय, कैसे? एसिड अटैक। देयर बाय, अब हम क्या करेंगे? देयर बाय यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 326A रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी 1860 विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। ठीक है, तब इस केस में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ऑफेंस को एक्सप्लेन करा कि कौन सा ऑफेंस जो है कमिट किया है हमारे अक्यूज ने। जैसे ही हमने उस ऑफेंस को एक्सप्लेन करा अक्यूज को, उसके बाद उसके ऊपर चार्ज किस सेक्शन के अंडर लगाया है, कौन सी सेक्शन के अंडर उसने जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल है, वो हमें लिखेंगे। और उसके बाद हम सेक्शन 34 भी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने कॉमन इंटेंशन के तहत जो ये है ऑफेंस कमिट किया था। अब इसने दूसरा भी ऑफेंस कमिट किया था, तो जो दूसरा ऑफेंस है ए के खिलाफ वो हम सेकेंडली करके लिखेंगे, दैट इज दैट यू अक्यूज ए, अक्यूज का नाम, द पर्सन ऑन और अबाउट डेट। तो अब यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है तो आप एक्स वाई जेड कर या फिर जो भी लिख सकते हैं डेट। अराउंड टाइम यहाँ का, इसका टाइम नहीं बताया गया है तो आप इस टाइम का भी जेड लिख सकते हैं, या फिर इस टाइम के आप एम लिख सकते हैं। फिर इन प्लेस, यहाँ पर प्लेस नहीं बताई तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए इस प्लेस को। कमिटेड एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन देयर बाय यू हैव कमिटेड। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी किया है आपने तो हम ये बताएंगे। उसके बाद यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन
506 ऑफेंस मेंशन करते हुए हम यहाँ पर सेक्शन भी मेंशन करेंगे। अब जाकर हमारे पास पैराग्राफ सी आएगा, जहां पर हम वही चीज लिखेंगे जो हर बार लिखते हैं। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगा जिसमें आप अपने सिग्नेचर कभी नहीं करेंगे। उसके बाद सील ऑफ कोर्ट आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। अब यहाँ से यहाँ तक तो वही रहेगा जो हमेशा रहता है, लेकिन अब आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं विद मोर देन वन हेड के केस में तो कैसे करते हैं। फर्स्टली पहले हम एक चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं, एक ऑफेंस को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसकी सेक्शन लिखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग सेकेंडली कर कर सेम पैराग्राफ बी में ही हम लोग नेक्स्ट ऑफेंस को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और उसकी सेक्शन, जो चार्ज की सेक्शन होती है, वो लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब ये तो केस हमने किया कि जहां पर हमने इंडिविजुअली करा। अब फॉर एग्जांपल यही जो चार्ज है वो बी के खिलाफ हमें फ्रेम करना है, तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर ए की जगह नाम आ जाएगा बी का, और यहाँ पर हम लोग जो बी लिखा है यहाँ पर हम ए लिख देंगे, और यहाँ पर जो अक्यूज्ड का नाम आएगा यहाँ पर बी का नाम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बी के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर रहे हैं और ए आएगा, और इस केस में फर्स्टली नहीं आएगा। इस केस में हम लोग नॉर्मली वैसे चार्ज फ्रेम करेंगे जैसे हम अंडर वन हेड करते थे। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर सेकेंडली वाला जो चार्ज है, मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाला, वो बी के खिलाफ नहीं लगेगा क्योंकि बी पर्सन ने क्रिमिनली इंटिमिडेट नहीं किया था हमारे सी को। ठीक है, हमारे कंप्लेनेंट को बेसिकली। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे चार्ज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो रखी होती है तो उस केस में चार्जेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। अब हम लोग ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बस आप इतना याद रखिएगा कि जब भी प्रीवियस कन्विक्शन होती है तो प्रीवियस कन्विक्शन के केस में हमें क्या क्या चीजें हैं जो याद रखनी होती है। सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी को ध्यान में रखना होता है, साथ ही सेक्शन 211 क्लॉज 7, सेक्शन 236 एंड सेक्शन 248 क्लॉज 3 जो है सीआरपीसी की, और साथ ही सेक्शन 298 जो है सीआरपीसी की। वो सारी सेक्शंस को ध्यान में रखना होता है, अच्छे से हमें पता होनी चाहिए सेक्शन की, ये प्रीवियस कन्विक्शन की बात करती है, तभी हम जाकर जो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो आप प्लीज नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ये जो सेक्शंस है इनको पढ़कर आएंगे, अच्छे से रीड कर कर आएंगे, और फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चार्ज करेंगे प्रीवियस कन्विक्शन के केस में। साथ ही हम लोग देखेंगे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तो आई होप आप नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी सेक्शंस को रीड करके आएंगे, और साथ ही आज जो हमने चार्जेस को फ्रेम किया आप उन्हें अच्छे से देखेंगे और खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रीवियस कन्विक्शन के केस में चार्जेस को फ्रेम किया जाता है, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।